जेठानी ले गई कमरा। शांति निवास में शांति अपनी दो बहू नीलम और ललिता के साथ रहा करती थी। उनके घर में दिखाने के लिए तो शांति थी, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो आती ही है। ऐसा ही कुछ था शांति के घर में। उसके घर में एक बालकनी के पास कमरा था और उस कमरे पर ललिता और नीलम दोनों की नजर थी। ऐसे ही एक शाम, माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि आज मेरे कमरे की ना छत झाड़ रही है, तो मैं बालकनी वाले कमरे में सो जाऊं? मतलब वहाँ थोड़ी सी हवा भी आएगी और उस कमरे की छत भी नहीं झाड़ती। अरे बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम दोनों का ही तो घर है। जहाँ तुम दोनों देवरानी जेठानी को रहना है, रह लो तुम। ठीक है माँ जी, फिर मैं अपना सामान बालकनी वाले कमरे में ही शिफ्ट कर लेती हूँ। ललिता अपनी सास शांति से शिफ्ट होने की बात कर रही थी, तभी वहां नीलम आ जाती है और अपनी देवरानी से कहती है, अरे ऐसे कैसे तुम अपना सामान बालकनी वाले कमरे में शिफ्ट कर लोगी? तुम्हारी तो खाली छत चढ़ रही है ना, मेरे कमरे में तो सीलन आ रही है। मैं उस सीलन में नहीं रह सकती, इसलिए बालकनी वाले कमरे में तो मैं ही रहूंगी। ऐसे कैसे आप रहेंगी? आपसे पहले मैंने उस कमरे के बारे में बोला है, इसलिए मैं अपना सामान वहां शिफ्ट कर रही हूँ। देखो ललिता, तुम ना छोटी हो, इसलिए छोटी बनकर रहो। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। माफ करना दीदी, लेकिन ओवर स्मार्ट मैं नहीं, आप बन रही हो। इतने सालों से आप यहाँ रह रही हैं, तब तक आपको उस कमरे का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब जब मैंने उस कमरे को अपने लिए मांग लिया तो आपको भी वही कमरा चाहिए। क्यों? वो कमरा मैंने इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि वो कमरा मेरा ही है। मैंने पहले ही माँ जी को कह दिया था, उस कमरे में मेरे बच्चे रहेंगे। खुद का तो ठिकाना नहीं और बच्चों की पहले सोच रही हैं। ललिता, तुम ना ज्यादा ही बोल रही हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए? उन दोनों की ऐसी खिटपिट देखकर शांति परेशान हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों को चुप करवाती है। बस करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ती झगड़ती रहती हो। अरे लोग क्या कहेंगे कि शांति के घर में हर वक्त अशांति फैली रहती है। अरे बाकी सबकी भी तो बहुएं हैं, लेकिन इस तरह चूहा बिल्ली की तरह नहीं लड़ती। लेकिन तुम दोनों को देख लो, हर समय खिटपिट करती रहती हो। कोई नहीं लेगा उस कमरे को, जाओ सब अपने अपने कमरे में। शांति का गुस्सा देखकर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन नीलम और ललिता में बहसबाजी होती रहती। ऐसे ही एक दिन शांति की बड़ी बहन कुंती शांति के घर आती है। अरे दीदी, आप आ गई। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं शांति, मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बस उम्र के साथ मेरी कमर जवाब दे रही है। थोड़ा आराम करूँगी तो कमर भी ठीक हो जाएगी। कुंती और शांति आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां ललिता आती है और अपनी मौसी सास को देखकर उनके पैर छूकर प्रणाम करती है। मौसी जी प्रणाम। आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं बहू, कोई परेशानी नहीं हुई। बस बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ललिता, जाओ अपनी मौसी सास को वो बालकनी वाला कमरा दिखा दो। आज से दीदी वहीं रहेगी। माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? भला मौसी जी उस बेकार से कमरे में क्यों रहेंगी? मौसी जी को मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ। जब तक मौसी जी यहाँ रहेंगी तब तक वो मेरे कमरे में रहेंगी और मैं वहाँ रह लूँगी। अरे ललिता, ये कैसी बात कर रही हो? इस घर में बड़ी बहू के होते हुए भला छोटी बहू कैसे परेशानी झेल सकती है? माँ जी, मैं हूँ ना, मौसी जी को मैं अपना कमरा दे दूंगी और उस बालकनी वाले कमरे में मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं दीदी, मेरे होते हुए आपको परेशानी में मैं कैसे देख सकती हूँ? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मौसी जी, आप मेरे कमरे में आ जाइए, मैं अपना सामान इस बालकनी वाले कमरे में शिफ्ट कर लूंगी। दोनों देवरानी जेठानी की बालकनी वाली बहस को देखकर कुंती को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो धीरे से अपनी बहन शांति से कहती है, शांति, ये सब क्या हो रहा है? तेरी दोनों बहुएं इस कमरे के पीछे इतना क्यों झगड़ रही है? अब क्या बताऊं दीदी, जब से बालकनी वाले कमरे को खोला है तब से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। लेकिन हो क्यों रहा है? आखिर इस बालकनी वाले कमरे में ऐसा भी क्या रखा हुआ है? इस कमरे से बाहर का नज़ारा दिखता है और इस कमरे में ठंडी हवा आती है, बस इसीलिए ये दोनों इस तरह लड़ रही हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ दीदी, आए दिन ये दोनों घर में इस तरह से लड़ती झगड़ती रहती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन अब तो चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना।
अब मैं इनकी लड़ाई सुलझाऊंगी। उन दोनों को लड़ता देख अब बीच में कुंती बोलती है। ललिता, नीलम, आखिर तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रही हो? अगर तुम दोनों को उस कमरे में रहना है तो तुम रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त मौसी जी? शर्त यह है कि मैं इस कमरे में तब तक रहूंगी जब तक मुझे ये ना लगे कि तुम में से कौन इस कमरे में रहने लायक है। कुंती क्या कहना चाह रही थी ये बात ना तो ललिता समझ पा रही थी और ना ही नीलम। मौसी जी आप कहना क्या चाहती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मौसी जी, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए ना। बहू, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं इस कमरे में 1 हफ्ता ही रहूँगी, और तब तक रहूँगी जब तक मुझे ये पता ना चल जाए कि तुम दोनों इस कमरे में रहने लायक हो या नहीं। जो इस कमरे में रहने लायक होगा उसे यह कमरा मिलेगा, और तब तक के लिए तुम्हारी सास शांति मेरे घर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बालकनी वाले कमरे को अपनाने का एक ही तरीका है, और वो है मौसी जी को बहलाना। अगर ऐसा है तो ये कमरा तो मैं ही लेकर रहूंगी। ठीक है मौसी जी, हमें मंजूर है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इस तरह ललिता और नीलम अपनी मौसी सास की बात से सहमत हो जाती हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो दोनों वही करती जो कुंती कहती। ऐसे ही एक दिन नीलम अपनी मौसी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी ललिता अपने हाथ में कॉफी का कप लिए अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, आपको नहीं पता मौसी जी को शुगर है, अगर वो मीठी चाय पियेंगी तो उनका शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ तो देवरानी जी, मैं आपको बता दूं कि कॉफ़ी भी कोई फीकी नहीं रहती है, मौसी जी को ज़्यादा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। चढ़ा मैं नहीं रही, बल्कि आप रही हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि मौसी जी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप है कि आप मुझे उल्टा ही बोल रही हैं। इस तरह एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई शुरू हो जाती है। ललिता और नीलम की लड़ाई देखकर कुंती को आ जाता है गुस्सा। अरे बस करो तुम दोनों, ना तो मुझे चाय चाहिए ना ही कॉफ़ी। अगर तुम दोनों मुझे कुछ दे सकते हो तो शांति दे दो। कुंती की बात सुनने के बाद ललिता और नीलम चुपचाप वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन शांति रहती है, लेकिन फिर से आए दिन नीलम और ललिता आपस में बालकनी वाले कमरे के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन कुंती बीमार पड़ जाती है और उसे बीमार देखकर नीलम बालकनी वाले कमरे की बात छोड़कर कुंती की सेवा करने में लग जाती है। वो दिल से उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन ललिता अभी भी बालकनी वाले कमरे की चाह में अंधी हो रखी थी। ऐसे ही एक दिन कुंती अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी वहां नीलम कुंती के लिए दवाई लेकर आती है। वहीं ललिता बालकनी वाले कमरे में आती है और अपना सामान शिफ्ट कर देती है। जेठानी जी, आप मौसी सास की देखभाल करती रहो, मुझे क्या मतलब। आप मौसी में लगी रहो और मैं अपना सामान शिफ्ट कर लूँगी। इस तरह से ये कमरा मेरा हो जाएगा और आप मौसी सास में व्यस्त रहेंगी। समय गुजरता है। धीरे धीरे ललिता बालकनी वाले कमरे में अपना सामान शिफ्ट करने लगती है, लेकिन जब कुंती पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब वो उस कमरे को नीलम के हवाले कर देती है। मौसी जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने आपकी इतनी सेवा करी, उसके बाद भी आप ये कमरा मुझे ना देकर जेठानी जी को दे रही हैं। वो इसलिए बहू क्योंकि तूने भले ही मेरी सेवा करी हो, लेकिन तेरे मन में लालच था। जब मैं बीमार पड़ी तब तूने नहीं बल्कि बड़ी बहू ने मेरी देखभाल करी थी, इसलिए ये कमरा तो बड़ी बहू को जाएगा। नीलम, आज से ये कमरा तेरा हुआ। और इस तरह बालकनी वाला कमरा नीलम को मिल जाता है और बेचारी ललिता को मुंह की खानी पड़ती है। घनश्याम और सुनीता को एक बेटा और बेटी थे। बेटे का नाम था अक्षय और बेटी का नाम था खुशबू। अक्षय की शादी हो चुकी थी और अक्षय की पत्नी का नाम अदिति था। अदिति घर के सारे काम दौड़ दौड़ कर करती थी। दिन में सोना तो जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। रात को भी सोती तो ऐसी कि नींद की जरा सी आहट पर जाग जाती। वो क्या है ना, अदिति को घर के सब लोगों पर नजर रखने की बुरी आदत थी, इसलिए उसका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ खुराफात सोचता ही रहता था। घर में चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन अदिति को उस बारे में पता रखना, फिर उस पर कमेंट करना, इन दोनों ही बातों का बड़ा शौक था। इसकी वजह से बेचारे घर वाले बुरी तरह से परेशान थे। कोई भी काम करते हैं तो डर डर कर किया करते, ये सोचकर कि पता नहीं अदिति को पता चल गया तो वो क्या क्या सुनाएगी। हाँ यार, आज कॉलेज छोड़कर मूवी देखने चलेंगे।
नहीं नहीं, मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, मम्मी से कहूंगी कि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है और बस उसके बाद सीधे मूवी और बाहर कुछ खा पी कर ही घर आएंगे। तभी पीछे से अदिति वहां पर आ जाती है। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है खुशबू मैडम, और वो भी घर वालों को बताए बिना? अरे भाभी आप? हाँ, मैं यहाँ, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। कॉलेज के बहाने पिक्चर जाने का प्लान बना रही हो ना तुम? भाभी अब आपसे तो कोई नहीं बच सकता। मुझे लगा कि आप घर पर नहीं है, इसलिए छुपकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। आप भी ना कहीं से भी टपक जाती हैं। ठीक से बात करो मुझसे। अभी जाकर मम्मी पापा जी को बता दूंगी कि आपकी बेटी कॉलेज के बहाने अपने दोस्तों के संग फिल्म देखने चली है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा प्लीज मत करना। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना। अगले दिन सुबह के वक्त, क्या बात है पापा, इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब क्या बताऊं बेटा, इस उम्र में घर पे पड़े मन नहीं लगता। रिटायर्ड हो चुका हूँ, अब तो कोई दोस्त भी नहीं है। ये बात तो सही है पापा, इस उम्र में मन लगाना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। आप कहे तो मैं आपको कहीं घुमाने लेकर जाऊं? क्या पापा जी, अब अपने बेटे से तो झूठ मत बोलिए। मतलब मैंने क्या झूठ बोला? मैंने देखा था पापा जी, सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, पार्क में कम से कम 10 से 15 दोस्त हैं आपके। किस तरह हंसी ठिठोली कर रहे थे आप सब। सब देखा था मैंने। हाँ दीदी ठीक है बेटा, है मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं। मैं तो बस ऐसे ही उदास बैठा था, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए। मेरी नजरों से कुछ नहीं बच सकता पापा जी, सब जानती हूँ मैं। मेरी ना तीनों आंखें खुली रखती हूँ। लेकिन बेटा वो सारे दोस्त सुबह के वक्त मिलते हैं, उसके बाद तो सारा दिन बोर हो जाता हूँ ना मैं। पापा जी मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। किसी एनजीओ से जुड़ जाइए और उनके साथ काम करिए। इस तरह घर में सारा दिन खाली बैठे रहने से क्या होगा? लेकिन अदिति, अगर पापा को एनजीओ के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों करेंगे? मैंने कहा ना, पापा जी के लिए वही बेस्ट है। मेरी जान पहचान का एक एनजीओ भी है, मैं वहां पर बात कर लेती हूँ। पापा जी आप कल सुबह उठकर वहां चले जाना, आपका मन लगा रहेगा। कुछ दिनों बाद, माँ वो मेरी कॉलेज में ना एनुअल फंक्शन है, तो मुझे एक नया ड्रेस खरीदना था, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। खुशबू, अभी पिछले महीने ही तो तुझे इतना सुंदर ड्रेस दिलवाया था, वही पहन ले बेटा। मम्मी वो ड्रेस तो मैं अपनी दोस्तों के सामने पहले ही पहन चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड की बर्थडे में। अब फिर से एनुअल फंक्शन पे वही ड्रेस पहनूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? तू बहुत बिगड़ती जा रही है, मेरी कोई बात नहीं सुनती खुशबू। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ खुशबू का थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी बिगड़ जाए। लेकिन भाभी मैंने ऐसा किया भी क्या? ड्रेस खरीदने से बिगड़ने का क्या कनेक्शन है? चलो ड्रेस खरीदने से ना सही, लेकिन छुप छुप कर मूवी देखने जाने से तो कनेक्शन है ना। क्या कहा तुमने? कौन जाता है छुप छुप कर पिक्चर देखने? आपकी बेटी खुशबू, और कौन पापा जी। और क्या पता ये नया ड्रेस किस लिए खरीद रही है। हो सकता है आप लोगों से झूठ बोलकर कल को शहर के बाहर पिकनिक मनाने भी चली जाए। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी ये मेरी लाइफ है। कॉलेज लाइफ सबकी जिंदगी में एक बार ही आती है, अगर मैं उसे एंजॉय करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? वो सब छोड़ो खुशबू, साफ साफ बताओ, क्या तुम हम लोगों से झूठ बोलकर फिल्म देखने गई थी? नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी तो कुछ भी बोलती है। अच्छा मैं कुछ भी बोलती हूँ? एक मिनट रुकिए मम्मी जी, मेरे पास ना सबूत है इस बात का। अदिति अपने फोन में खुशबू और उसकी सहेलियों का फोटो दिखाती है जिसमें वो फिल्म देखने गए थे। लेकिन भाभी आपको ये पिक्चर्स किसने दी? कौन देगा? उस दिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई थी तुम पर नजर रखने के लिए कि आखिर जाती कहाँ हो तुम। बहू माना कि खुशबू अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई थी,
लेकिन इस तरह उसका पीछा करके उसकी जिंदगी पर नजर रखना ये तो अच्छी बात नहीं। हाँ बेटा, तुम सब लोगों की जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम सबको कंट्रोल कर सकती हो? कंट्रोल नहीं, इसे नजर रखना कहते हैं पापा। मैं ना अपनी सारी आंखें खोल कर चलती हूँ। अरे कल को कोई गड़बड़ ना हो, बस इसलिए। हाँ, आप लोगों को तो हर बात का बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद अक्षय अपने ऑफिस से काफी देर से लौट कर आता है। क्या बात है, रात के 10 बज गए। वैसे तो आप 6 बजे तक आ जाते हैं, आज इतना लेट कैसे हो गए? कुछ नहीं अदिति, वो बस ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए देर तक रुकना पड़ा। कोई बात नहीं भैया, कभी कभी चलता है। वैसे भी ये आपकी लाइफ है, अगर आप काम के अलावा भी अपने लिए कुछ करें तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। हाँ हाँ खुशबू, तुम तो अपने भाई की साइड लोगी ही, क्योंकि तुम भी तो यही सब करती हो ना। भाभी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और वैसे भी आप क्यों नाराज हो रही हैं? भैया ऑफिस से काम करके सीधे घर ही तो आ गए हैं ना। वो क्या है ना खुशबू, तुम्हारे भैया मुझे पागल समझते हैं। मुझे सब पता है। ये अपने दोस्तों के साथ पिछले 3 घंटे से आवारागर्दी करके घर आए हैं और यहाँ मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि ऑफिस में काम ज्यादा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है कि 9 बजे फ्री हो गया था। उसके बाद कुछ देर अपने दोस्तों से बातें करने लग गया और हम लोग कॉफी पीने चले गए थे, बस। इसी को तो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना कहते हैं। बीवी से झूठ बोलकर दोस्तों के साथ घूमते हो आप। लेकिन अदिति, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने गया था? अरे पता कैसे नहीं चलता, आपके दोस्त को फोन करके सारी खबर ले ली थी मैंने। आप पर पूरी नजर रखती हूँ मैं। मुझसे कुछ भी छुपाने की कभी भी कोशिश मत करना। अदिति, माना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है। इस तरह नजर रखने का क्या मतलब है? अब आप इसे कुछ भी समझे, बस ये आदत है मेरी। और सुनो, अगली बार से ऑफिस से सीधे घर आना, समझे? घर में एक बीवी भी है जो तुम्हारा इंतजार करती है। आए बड़े दोस्तों के साथ कॉफी पीने वाले। इतना कहकर अदिति वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, भैया, आपको नहीं लगता भाभी हम सबकी लाइफ को कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करती है? मेरा मतलब, आप और मैं तो क्या, लेकिन उन्होंने तो पापा को भी नहीं छोड़ा। वही तो, मैं भी परेशान हो गया हूँ अदिति की इस आदत से। हर बात पर नजर रखती है। यार, मेरे किसी दोस्त का कॉल आया, मैंने उससे बात क्या कर ली, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरी पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं भैया, भाभी की नजरों से तो बचना बहुत मुश्किल है। अपनी किसी सहेली से फोन पर बात भी करती हूँ ना, तो उसकी सारी डिटेल भाभी को पता होती है। जानते हैं, मेरी सारी सहेलियों के नंबर अपने फोन में सेव करके रखती है और कभी भी किसी से कुछ भी पूछ लेती है। वाकई में मेरी बीवी से तो भगवान ही बचाए। और फिर कुछ दिनों के बाद, बहू, मैं जरा अपनी सहेली को मिलने जा रही हूँ, 2 घंटे में लौट आऊंगी। ठीक है मम्मी जी, जल्दी आइएगा। फिर शाम का खाना देर से खाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है ना आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी लौट आऊंगी। शाम के वक्त, मम्मी जी, आपने तो कहा था कि आप अपनी सहेली को मिलने जा रही हैं। हाँ, तो सुनीता अपनी सहेली को ही मिलने गई थी, और कहाँ जाएगी वो। पापा जी, आपको नहीं पता, मम्मी घर से झूठ बोलकर सीधे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी मनाने चली गई थी। अरे बहू, तुमने क्या हम सब के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है? तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी पार्टी में गई थी? लेकिन मम्मी, अगर आपको किसी पार्टी में जाना ही था तो आपने घर पर हम लोगों से झूठ क्यों बोला? इसलिए झूठ बोला मम्मी जी ने, ताकि कोई ये ना कहे कि इस उम्र में भी उनको पार्टी करने का शौक है। उन्हें तो अपनी सती सावित्री वाली इमेज बनाकर रखनी थी ना। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मम्मी जी, आपने जो किया वो ठीक, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा, शाम के 5 बजे तक घर आ जाया कीजिएगा। वो क्या है ना, शाम को मुझे भी तो पार्क में घूमने जाना होता है
और फिर देर से खाना खाकर आप परेशान होती हैं, रात भर पेट में दर्द होता है और बार बार मुझसे दवाई मांगती है। इसलिए अगली बार ध्यान रखिएगा। अरे बहू, तुम तो जासूस की तरह नजर रखती हो। एक बार मेरी बात तो सुन लो, अपनी ही कहीं जा रही हो। अरे इसमें नजर रखने वाली क्या बात है? मैं तो आप सबका ख्याल रखती हूँ ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बहू, मैं अपनी सहेली से मिलने जरूर गई थी, लेकिन मेरी सहेली के घर पर पार्टी थी, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। अगर वहां पर पार्टी शुरू हो गई और उसने मुझे रोक लिया तो इसमें क्या परेशानी है? देखा अदिति, मम्मी ठीक कह रही हैं। इस तरह सबकी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफियर करना अच्छी बात नहीं है। और जिसे जो करना है वो करेगा ना। तुम सबकी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती। अरे इसे जिंदगी कंट्रोल करना थोड़ी ना कहते हैं, इसे तो केयर करना कहते हैं। भाभी, केयर करना उसे कहते हैं जिससे सामने वाला इंसान भी खुश रहे, लेकिन आप जो करती हैं ना, उसे प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा भाभी, कोई भी इंसान किसी दूसरे की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आप भी वो कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी ना तो सिर्फ रिश्ते खराब होंगे। खुशबू ठीक कहती है, तुम बहुत अच्छी हो अदिति। बस ये सब लोगों पर अपनी नजर रखना और उनको बात बात पर टोकना बंद कर दो। अब अदिति की आंख खुल जाती है। अपनी इस आदत की वजह से सब लोगों के मन में अपने बारे में ये सोच देखकर वो अपने आप को बदलने का सोच लेती है।